गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और चैप्टर 5 एक ना छोटा सा कंसेप्ट है। जिनके पास मैथ्स नहीं था ना, दे कैन आल्सो स्कोर इन दिस चैप्टर। ठीक है। तो जैसे अभी तक आपने जितना मैथ्स पढ़ा है, जिनके पास मैथ्स था या नहीं था, उन सबके लिए एक तरीके से ना हम ये मान सकते हैं कि वो न्यू टाइप में था। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। जो अभी हम 4 चैप्टर हम कर चुके हैं, अब हम 5th चैप्टर करने जा रहे हैं। और 5th चैप्टर में भी हालांकि जिन्होंने पढ़ रखा है 11th में, देखो उनको कहीं ना कहीं तो प्लस पॉइंट मिलेगा। लेकिन जिन्होंने मैथ्स नहीं था वो भी एक चैप्टर कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, और जिसका नाम है अरेंजमेंट। आपसे सिंपल सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम पूछ ले कि 3 स्टूडेंट्स है मेरे पास, ए, बी और सी। इन 3 स्टूडेंट्स को 2 चेयर पे बैठाना है, तो कितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। बस ये अरेंजमेंट ही हमने पढ़ना है पूरे चैप्टर में। हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज द 3 स्टूडेंट्स इन 2 चेयर्स। ठीक है, ऑन द 2 चेयर्स। तो क्या होगा बताओ। आप कर सकते हो ए बी, ए सी, बी सी, सी बी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। मतलब 6 तरीके हैं आपके पास, 6 मेथड्स हैं, 6 वेज है जिन तरीकों से 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स जो है इन 2 चेयर पे बैठ सकते हैं। ये एक अरेंजमेंट है, क्योंकि ए बी एंड बी है डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है ना। ए सी एंड सी ए आल्सो डिफरेंट। मान लो ये एक सोफा है और ये सिंपल चेयर है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा ना। दोनों को अलग अलग चेयर, दोनों का अलग अलग मतलब कि कहते हैं आराम मिलेगा, अलग अलग तरीके से वो फील करेंगे चेयर कैसी है, सोफा कैसा है, वट एवर। ठीक है। बी सी एल सी बी। तो ये जो हमने पढ़ा, हमने क्या किया, हमने 2 पर्सन का अरेंजमेंट किया है आउट ऑफ 3। अरेंजमेंट ऑफ 2 आउट ऑफ 3, इसको लिखेंगे 3p2। तो कभी भी आर ऑब्जेक्ट्स हैं उसका मतलब एन ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, आउट ऑफ एन जो आर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अरेंजमेंट हम करेंगे तो हम लिखेंगे एनपीआर। एंड पी इज परमुटेशन। अगर आपसे कहा जाए डिफाइन द परमुटेशन इन सिंगल वर्ड, यू कैन से अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सिंगल वर्ड में अगर परमुटेशन डिफाइन करना हो तो फिर कहते हैं अरेंजमेंट, कि आप आर ऑब्जेक्ट्स का एन में से कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 2 चेयर्स को फिल करना है, ठीक है ना, आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स से, तो इसको हम लिखेंगे एनपीआर 3p2 एंड सो ऑन। तो यही हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो है परमुटेशन, और हमने सिर्फ अरेंजमेंट देखना है। यहाँ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बात हो रही है अरेंजमेंट की। ठीक है। मान लो फर्दर मैं आपसे एक चीज पूछूं, एक होटल में 3 रूम्स अवेलेबल है। ठीक है। और 3 रूम्स अवेलेबल हैं और आपको कहा जाए कि इन रूम्स को फिल करना है आपने। ठीक है। बाई 7%। 7 लोग हैं, चले गए रूम में, मतलब होटल में गए, वहां रिसेप्शन डेस्क पे कह रहे 3 रूम अवेलेबल है, आप 7 रूम आप मांग रहे हो, 7 तो अलग अलग लोग हैं, तो 3 रूम को कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट हुआ ना, इसी अरेंजमेंट का नाम है परमुटेशन। तो परमुटेशन में और आगे बढ़ने से पहले हम 2 बातें सीख लेते हैं। पहला, एक तो है फंडामेंटल। फंडामेंटल थ्योरम अभी 2 होती है। मान लो आपसे कहा जाए कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं, होम टू स्कूल, और आपके घर से स्कूल के लिए मान लो 4 बसेज हैं। उस टाइमिंग पे जो 4 ही बस जाती हैं, 4 हाउस ऑफ स्कूल के बीच में टोटल 4 बसेज या तो जाती है या आती है, वही बस 4। जैसे दिल्ली में होता है ना, 28 नंबर की बस, 29 नंबर की बस, 302 नंबर की बस, ऐसे। ठीक है। 4 बसेज यहाँ पे तो सीधा हाउस होम टू स्कूल और स्कूल टू होम आती है। आपसे कहा जाए कि आपके पास कितने तरीके हैं कि आप जिस बस से जाओ उस बस से वापस ना आओ, डिफरेंट बस से वापस आओ। तो जाने की कितनी चॉइस है आपके पास? 4। वापस आने की कितनी चॉइस है? 3। समझ रहे हो बात? जाने के लिए आपके पास चॉइस है 4, कि 4 में से किसी बस से बैठ जाओ,
लेकिन वापस आते हुए आपने ये सोचना है कि जिस बस से मैं सुबह आया था मैंने उस बस में नहीं बैठना है। तो इसको ना नाउ यू हैव चॉइस ऑफ 3। तो टोटल कितनी चॉइस होगी आपके पास? 4 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 12। तो ये मल्टीप्लाई यहाँ क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एंड। जहां भी क्वेश्चन के अंदर एंड का सेंस आएगा कि दो आपके पास तरीके हैं, ये एंड वो, भाई इसके साथ दूसरा भी साथ साथ चलेगा, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, तो उसको बोलते हैं एंड के केस में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। लेकिन आपके सामने हाउस से स्कूल के लिए ऑब्वियसली 4 बसेज हैं और 3 ऑटो है, ठीक है। 3 ऑटो फिक्स है कि 3 ऑटो जाते हैं ये। कोई ऐसी सिटी भी है जैसे जयपुर जैसी सिटी है, वहां पे ना ऑटो भी नंबर से चलते हैं, जैसे बसें नंबर से चलती है ना, ऑटो भी नंबर से चलते हैं, वहां दोनों चीजें चलती है, ठीक है। जयपुर जैसी सिटी में अगर कोई गया हो तो किसी ने देखा हो तो अब आपके पास हाउस से स्कूल जाने के लिए, होम से स्कूल जाने के लिए आपके पास क्या चॉइस है? 4 और 3 ऑटो, 4 बस और 3, मतलब आपका चॉइस है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल चॉइस कितनी होगी आपके पास? 4 + 3, तो टोटल आप 7 वे से आप घर से स्कूल जा सकते हो। तो जहां और आएगा वहां पे आपको प्लस करना है, ठीक है। तो ये 2 बातें ध्यान रखनी है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम। हमारी 2 फंडामेंटल थ्योरम्स हैं ये। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम, इसमें बस यही ध्यान रखना, जब एंड आएगा कहीं पे भी, जब एंड की बात हो रही है तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और के बारे में जब भी बात हो रही होगी तो आपने प्लस करना है। ये क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई, और इसका मतलब ऐड। ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि चॉइस किस तरीके से आपको दी हुई है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को भी? नो सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नो सर। हाँ जी, ये फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने के बाद हमारी दूसरी बेसिक चीज जो है वो है फैक्टोरियल। देखो आप सबने फैक्टोरियल बहुत पढ़ा है, जिनके पास मैथ्स था, जिनके पास नहीं था शायद उन्होंने ना पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नई चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास उन स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है कि अगर आपसे कहा जाए डिफाइन फैक्टोरियल, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज फैक्टोरियल? कोई है एनीवन कि आप मुझे जो डिफाइन करके बता सके? आपने 2 साल मैथ्स पढ़ा है 11th क्लास में, वो मुझे कोई बता सकता है कि फैक्टोरियल होता क्या है? डिफाइन द फैक्टोरियल, एनीवन, किसी भी लैंग्वेज में डिफाइन करके दिखाओ। बहुत सर पढ़ा है। डेफिनेशन पूछ रहे हो आप? हाँ, डेफिनेशन ऐसे पूछो तो डिफाइन द व्हाट इज द फैक्टोरियल। आपसे मैं पूछूं एक एज ए टीचर, मैं आपको मान लो कि इंटरव्यू ले रहा हूँ, वाइवा ले रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिफाइन फैक्टोरियल नमन, तो कैसे डिफाइन सर करोगे? factorial is the product of n to one from n to बिल्कुल 1. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, फैक्टोरियल एन क्या है? एन फैक्टोरियल को देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या ये साइन लगाते हैं या ये वाला साइन लगाते हैं, 2 तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, सीधा सा फंडा है, नथिंग टू वरी, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर है ये। जैसे मान लो आपसे कहा जाए 5 फैक्टोरियल का मतलब था, तो 1 to 5 जितने नेचुरल नंबर है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, लेकिन हम इसको ऐसे लिखते नहीं, हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, बस फर्क इतना है। तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो बात एक ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं व्हाट इज द फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। अगर आपसे बात की जा रही है 5 फैक्टोरियल, इट मीन यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, दैट्स इट, एंड वैल्यू ऑफ दिस इज नाउ 120। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें नेचुरल नंबर, इन एन नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है
तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 1 फैक्टोरियल विल बी 1, 2 फैक्टोरियल will be 2, 3 factorial will be 3, 4 factorial will be 24, 5 factorial will be 120। मैं देखो सिंबल थोड़ा बदल दिया है क्योंकि बुक में हो सर सकता है प्रिंट हो या ये प्रिंट हो 3 दोनों। फैक्टोरियल 6 होता है। हाँ जी 3 फैक्टोरियल 6 होता है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बाई मिस्टेक। ठीक है तो 6 24 5 ऐसे ही फैक्टोरियल 6 जो होता है 720 होता है। 7 फैक्टोरियल जो होगा वो होगा 5040, 8 फैक्टोरियल जो होगा वो होगा 40320। तो मैं उम्मीद करता हूँ 8 फैक्टोरियल तक थोड़ा सा आप याद रखो, क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चन जो करेंगे ना उसमें मैक्सिमम 8 फैक्टोरियल तक के ही क्वेश्चंस आए हैं जो कैलकुलेशन में हमारे काम आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप यहाँ तक याद करो। और एक 0 फैक्टोरियल एक स्पेशल केस है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन 0 इज ए स्पेशल केस और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है ये एक स्पेशल केस है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन है। हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इसको फिलहाल याद कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, दैट्स इट, दिस इज स्पेशल वैल्यू। तो आप ये नोट कर लो और वैल्यूज, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट मैं लिखूंगा जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको याद होनी चाहिए कि हाँ 4 की वैल्यू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, 6 की 720 होती है। देखो 7 फैक्टोरियल आप सोचो कि बहुत बड़ी चीज है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको डिटेल में, एक चीज और हो सकती है। देखो मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल, छोटा नंबर लेते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो, देखो 5 इंटू 4 इंटू, ये डॉट भी लगा सकते हो आप, डॉट का मतलब यह मल्टीप्लीकेशन है, डेसिमल नहीं है। तो आप देखो जरा 4321 को मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो 5 बाहर आ गया ना। कहने का मतलब 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 एंड 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। कहना अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो n बाहर ले लोगे अगर, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, एक कम हो जाएगा अंदर। अगर आप इसमें से एक बार और चाहो 4 फैक्टोरियल को देखो, 4 फैक्टोरियल 4 को बाहर ले लो तो आप इसको लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल, 5 तो ऑलरेडी बाहर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो n ms1 बाहर लोगे तो n माइनस 2 फैक्टोरियल अंदर रह जाएगा। ये n ms1 पे फैक्टोरियल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ इस पर है। ध्यान है ना, सिंबल को थोड़ा ध्यान है, ब्रैकेट के बाहर जहां होगा सिर्फ उसी ब्रैकेट के लिए एप्लीकेबल है, बाकी इन दोनों के लिए फैक्टोरियल नहीं है। इसी वजह से पता क्या करते हैं, जो पुरानी नोटेशन है जो आपकी बुक में वो ऐसे दी हुई है, n n माइनस 1, n n माइनस 1 बाहर लिया, अंदर रह गया n माइनस 2। तो आपकी बुक में जो है ना, जो आपके सीए की बुक जो है उसके अंदर ये वाली नोटेशन दी हुई है, लेकिन जिनके पास मैथ था उन्होंने ये वाला सिंबल पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। तो देखो जिसको ये आदत बनाने की रखी हुई है वो शायद ये आदत ना बना पाए, अभी मैं कहूँ जी हाँ जी आप ये बनाओ, आप उसके लिए मुश्किल है, तो आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ही परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं तो आप ये वाला सिंबल ट्राई करो, आप ये सिंबल ज्यादा बेटर है ब्रैकेट के कंसेप्ट को, क्योंकि इसे क्लियर समझ में आता है कि यहाँ से एम बाहर लिया, अंदर M2 रह गया। ठीक है तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए तो ये सिंबल और ये सिंबल सेम ही है। ठीक है तो वो ये वाला सिंबल ट्राई करें, ये वाला सिंबल से करेंगे क्वेश्चन, तो मुझे लगता है वो जल्दी बेटर समझ पाएंगे इस चीज को। गेटिंग मी, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है चलो, और करते हैं इसको एक से। अब फैक्टोरियल और दो फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने के बाद हम अब कंसेप्ट दोबारा कंसेप्ट पे आ रहे हैं अपने कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पे। एक सेकंड, अब देखते हैं।
बहुत इंटरेस्टेड है, फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, बस एक आईक्यू लेवल आपका होना चाहिए बस इस क्वेश्चन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। हार्ड कैलकुलेशन नहीं चाहिए। जो सीआई वाले चैप्टर में थी ना कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, यहाँ कैलकुलेशन बहुत कम है। कमेंट दोबारा वापस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं अपने कि एक होटल में 3 रूम्स खाली हैं और 7 पर्सन वहां पे चले गए और सब एक दूसरे को नहीं जानते कि आपको जी रूम शेयरिंग कर लेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ऑब्वियसली जो रूम है ना अवेलेबल है वो सिंगल बेड ही है, मान लो, तो ये भी कह सकता हूँ। अब एक बताओ, एक मैनेजर वहां पे बैठा है, उसके पास पहले रूम के लिए फिल करने के लिए कितनी चॉइस है? हाँ जी अंकित बता सकते हो, इस पहले रूम को फिल करने के लिए उस मैनेजर के पास कितनी चॉइस है? 7। So it's like this room can be occupied by 7 ways. ओके, अब एक बंदे को 7 में से किसी एक बंदे को रूम मिल गया, बाकी अब खड़े रह गए 6। तो अब नेक्स्ट रूम के लिए मैनेजर के पास कितनी चॉइस है? 6। और फिर नेक्स्ट रूम के लिए कितनी चॉइस है? 5 और ये तीनों साइमल्टेनियस है, एंड है ना, एंड चल रहा है। एक को रूम मिल गया एंड, फिर दूसरे को मिला एंड, और तीसरे को मिला फिर एंड, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। ओके, गेटिंग मी दिस पॉइंट? मल्टीप्लाई करेंगे अब मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 210। क्लियर? इसका मतलब एक मैनेजर के पास मतलब 200 टाइप से अरेंजमेंट किया जा सकता है। आउट ऑफ दी 7 पर्सन 3 को मिले, बाकी चारों कहेगा जी आप दूसरे होटल में जाओ, तो उसके पास टोटल 210 चॉइस है यहाँ पे। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा समझते हैं कि 7 इंटू 6 इंटू 5 है और इसकी वैल्यू है 210। और पहली बात हम उसको बोलेंगे क्या? अरेंजमेंट और विद परम्यूटेशन ऑफ 3 आउट ऑफ 7। तो इसका 7p3 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 210। दैट्स फाइनल। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब क्या इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा वो फॉर्मूला हो सकता है? हम उसके बारे में अगर सोचे, आप सोचो यहाँ पे अगर मैं 4 फैक्टोरियल से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, चलो 4 नहीं लिखता, पूरा लिखता था, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में भी। अब जरा देखो यहाँ पे, ये तो एक सीरीज बन गई 1 to 7, प्रोडक्ट ऑफ 7 नेचुरल नंबर हो गया, तो वी कैन राइट इट एज 7 फैक्टोरियल इन डिनोमिनेटर 4 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब 7p3 को आप ऐसा लिख सकते हो, और इसी को जनरलाइज करूं मैं कि 7 की जगह n लिख दूं, r की जगह मतलब 3 की जगह r लिख दूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, या ऐसे लिख सकते हैं इसको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया दैट सोल्व करने का कि npr का क्या कोई फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला ये npr n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आपसे पूछा जाए डायरेक्टली 5p2 की वैल्यू बताओ, तो यू कैन फाइंड दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नोट कर लो ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला भी बार-बार यूज आएगा, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा इसमें। सर ये समझ नहीं आया, क्या चीज समझ नहीं बेटा? सर ये फॉर्मूला कैसे बनाया? अगर सर आगे आपको आर फैक्टोरियल भी तो लगेगा ना? नहीं, r फैक्टोरियल नहीं लगेगा, वो कॉम्बिनेशन में लगता है, आप ज्यादा आगे चले गए, थोड़ा वापस आओ, वो ओके कॉम्बिनेशन सर। में आप लगेगा। देखो देखो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो 7p3 है, हमने ना एक लिंक बनाया है, देखो 7 है तो ये 7 है, यहाँ 3 है तो 3 है। जब मैं एनपीआर का फॉर्मूला बना रहा हूँ, मुझे एक आइडिया लगा रहा हूँ कि क्या हो सकता है, तो यहाँ देखो जहां जहां 7 है वहां तो n लिख दो, जहां जहां 3 है वहां r लिख दो, तो फॉर्मूला नहीं बन जाएगा ये वाला? आयुष यस सर। बस, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है जी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है ये। अब मान लो एक चीज करते हैं हम, आपसे कहा जाएगा 5p2 की वैल्यू निकालो, आपने फॉर्मूला लगाना है 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
और 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर देखो ये 3 to 1 और 3 to 1 कट गया, तो क्या बच गया 5 इंटू 4। सर और डायरेक्ट नहीं काट लेंगे? लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, मैं थोड़ा समझाने के लिए कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा स्टेप लिखा। जिनको आता है ना उनके लिए तो बहुत आसान है, जिनके जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। देखो यहाँ तक समझ में आया, फॉर्मूला ये कहता है ना ऐसे सोल्व होना चाहिए सबको, फॉर्मूला अप्लाई किया डायरेक्टली जो गिवन था। लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचो इसको मेथड को, यहाँ जब 2 लिखा हुआ है ना 2, तो यहाँ 5 और 4 सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है। देखो ध्यान समझने की बात जो है वो ये है, 2 फैक्टर्स है। इसका मतलब अगर मैं आपसे 7p3 पूछूंगा तो 3 फैक्टर्स होंगे, सिर्फ 3 फैक्टर कौन से होंगे, पहले 3 जो 7 इंटू 6 इंटू 5। बस कहने लगा पूरा फॉर्मूला लगाने की बजाय आपसे पूछा जाए 7p3 निकालो, तो आपसे 3 फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। क्योंकि जो नीचे वाली टर्म है ना वो कट गई है, अपने आप ही सोल्व हो गई है। तो यहां से अगर सोल्व करेंगे तो 210 आंसर है। तो आपको जरूरी की पूरी मेहनत करनी है यहाँ पे, ऐसे फॉर्मूला तो यही है, तरीका तो यही है ऑब्वियसली, एक्चुअल तरीका तो। लेकिन वो कहता है कि अगर यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टर्स लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 7p4 होगा तो 4 फैक्टर लेंगे, अगर यहाँ पे 7p5 होगा तो 5 फैक्टर लेंगे। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? सर 7p3 में इंटू 4 भी करना पड़ेगा ना? 7p3 में नहीं करना पड़ेगा, 3 फैक्टर 7 6 4 ही आएंगे बेटा। कैसे आएंगे सोचो आप, फॉर्मूला लगा के देखें। 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल है नीचे, तो 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल अगर मैं छोड़ दूं, नीचे 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 210 ही आ जाएगा। तो इतनी कैलकुलेशन करने अगर नहीं करना चाहते आप तो डायरेक्ट 3 का मतलब 3 फैक्टर्स, 4 का मतलब 4 फैक्टर्स, 5 का मतलब 5 फैक्टर रिड्यूसिंग में लेने। अगर आपसे पूछा जाए 100p2 की वैल्यू बताओ तो डरने की जरूरत नहीं है, ओनली 100 इंटू 99 पूछ रहा है आपसे, 9900 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल भी 100p2 से डरने की जरूरत नहीं है, ओनली 2 फैक्टर लो और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं थोड़ा और जनरलाइज करके बताऊं, मैं इसका अगर एनपीआर अगर फॉर्मूला है तो क्या होगा, देखो n-1 n-2 n-3 ऐसे चलता जाएगा। और कितने फैक्टर्स आएंगे, ये 8 फैक्टर्स आएंगे। कितने आएंगे हमारे, 8 फैक्टर। 8 फैक्टर मतलब कि ये 8 जो नंबर है उतरे, क्या 8 मतलब ये है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 8 फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो एनपीआर की वैल्यू आ जाएगी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, नॉट इन असेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर ध्यान रखना, यहाँ सारा डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा, असेंडिंग कहीं भी नहीं आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एनपीआर में कितने फैक्टर्स होते हैं, तो आपने क्या रिप्लाई करना है, 8 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। आज से पूछा जाएगा 8p2 में कितने फैक्टर्स हैं, तो आप बोलेंगे 2 फैक्टर्स हैं, और 8 इंटू 7 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 56। हाँ जी, यहां तक किसी को दिक्कत हो बताओ। तो ये है कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन इतनी ही करनी है पूरे फर्स्ट पार्ट के अंदर, इतनी ही कैलकुलेशन है। एनपीआर की वैल्यू फाइंड आउट करना आनी चाहिए, फैक्टोरियल का छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, बस कैलकुलेशन इतनी है। अब रहेगा एप्लीकेशन, आईक्यू लेवल आपका, कि आप किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रैक्टिकली, आप किस तरीके से रिप्लाई करोगे, वो चीजें हम समझेंगे। कैलकुलेशन इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है पूरे चैप्टर में, मैं कह सकता हूँ एक तरीके से। हालांकि एनसीआर एक टॉपिक आएगा पर उसमें वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। तो बस कैलकुलेशन पार्ट इतना ही है। यहाँ पे किसी को दिक्कत आए तो बताओ, कैलकुलेट करने में किसी को दिक्कत आ रही है, किसी की भी वैल्यू, वो मुझे बताओ। नो सर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है तो हम ना कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ाया उसके ऊपर ही बेस। अभी नया टॉपिक हम नहीं ले रहे कि हाँ जी वो जो करते था अरेंजमेंट वाले, अब इसी पी पर फैक्टोरियल पर इससे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड कर लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। लोकेश सर्च 11 चैप्टर का है, लेकिन ये ना लोकेश चैप्टर 11 का 7th चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी का। और
अनुज आप क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड ऑल द इंटीजर बिलो। इंटीजर नहीं होते, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाता है, नेगेटिव नंबर नहीं होता। एक चीज और ध्यान रखना, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर। अगर ये -2 है तो नॉट डिफाइंड आएगा, ध्यान रखना। नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन है ही नहीं, क्योंकि ये अरेंजमेंट है। एनपीआर, आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनमें से तो 3 ऑब्जेक्ट्स को आप वेरीफाई करोगे। और ये भी ध्यान रखना, एक चीज और है इंपॉर्टेंट, कि अगर एनपीआर की मैं बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली जो आर है उसकी वैल्यू क्या होगी? एन से छोटी या इक्वल होगी। क्यों? आप बताओ, 3 पर्सन को 2 चेयर पे अरेंज करना है तो 3 में से 2 ही तो करोगे, 3 पर्सन में से 4 को थोड़ी अरेंज कर लोगे। तो टोटल ऑब्जेक्ट जो है एन टोटल है ना, और आर आउट ऑफ एन की बात कर रहा है कि उन एन में से 10 है, 10 में से 4 लेने हैं, 15 है, 15 में से 3 लेने हैं, इस तरीके से बात कर रहा है। तो जो आर की वैल्यू है ना वो एन से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम इक्वल हो सकती है बस। तो ये कंडीशन ध्यान रखना। आर 0 हो सकता है, किसी भी अरेंजमेंट नहीं कर रहे, मान लो एनपी 0 कहता है, वो कहता है कि एनपी 0 की वैल्यू निकालो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एन फैक्टोरियल n minus 0, it means n factorial cancel, आंसर 1, np 0 1 हो गया। कोई अरेंजमेंट ही नहीं करना हमने, ठीक है, सब खाली कुर्सी है। लेकिन जब मैं बात करूंगा npn की, npn क्या होगा? n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो n फैक्टोरियल। कहने के बाद 2 चीजें ध्यान रखना कि npn जो है वो n फैक्टोरियल होता है। देखो मेरे को दोनों नोटेशन की आदत है, ठीक है ना, तो मैं कभी ये भी लगा सकता हूँ, वो भी लगा सकता हूँ कि ये दोनों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। जो पहली बार कर रहे हैं उनको भी और करो, आप भूल ना जाओ कि कौन सी नोटेशन है, तो दोनों आपके माइंड में कहीं ना कहीं प्रिंट हो जाए। एनपीएन की वैल्यू जो है नोट कर लेना, ये वाली चीज ये साथ साथ नोट कर लो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछूंगा ना मैं, वो सारे कहीं ना कहीं इन्हीं पर बेस्ड है। आप आराम से नोट कर लो, चाहो तो मैं 2 मिनट देता हूँ आपको, आप ये चीज नोट कर लो। ये सारी चीज काम की है। एनपीआर में कितने फैक्टर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर से डिफाइन नहीं होता है, एनपीआर में आर की वैल्यू एन से छोटी होती है, एनपी 0 की वैल्यू 1 है, एनपीएन की वैल्यू एन फैक्टोरियल है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, छोटे छोटे 1 मार्क में, बस इतना आसान मतलब कि चैप्टर है ये। अगर डेट क्वेश्चन अगर आता है, नोट कर लो आप इस सभी को एक बार। Done, sir. ओके सर माइनस में कोई भी फैक्टोरियल होगा तो नॉट डिफाइन होगा। हाँ जी, नेगेटिव के लिए नॉट डिफाइंड होता है। लोकेश ये सीए बुक का 5th चैप्टर है बेटा, चैप्टर 5। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चंस करें फिर आगे एक बार। चैप्टर 5 है ये हमारा, इसमें हम देखो एक्सरसाइज करते हैं। जो पूछा गया सब मैंने करा दिया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जितना बताया मैंने सारे क्वेश्चन होंगे इसी से, इतना सा ही टॉपिक है ये छोटा सा। और देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप जरा, 4p3 की वैल्यू, हाँ जी कौन बताएगा? 24। हाँ ऑब्वियसली 3 फैक्टर लेंगे, 4 into 3 into 2, तो ऑब्वियसली 24। दैट्स इट। 4p4 अभी आपको बताया है, 4 फैक्टोरियल होता है ना, 4 फैक्टोरियल भी कितना होता है? 24 होता है, बिल्कुल सही। 7 फैक्टोरियल, 7 into मैंने आपको वैल्यू बताई थी 5040। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1. एनपीआर हमेशा क्या होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर। Positive integer. एन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। No, sir. ये ध्यान रखना, बुक में शायद आंसर गलत दिया हुआ है, बुक में इंटीजर दिया हुआ है, ये नहीं है, ठीक है। बुक में शायद आंसर इसका इंटीजर दिया हुआ है, इंटीजर नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई सी इंटीजर ही आंसर आएगा। ओके अच्छा ये बताओ 6 में एनपीआर, एनपीआर में देखो एन की वैल्यू आर से क्या होती है हमेशा? ग्रेटर। एनपीआर में कितने फैक्टर्स होते हैं? बताया था अभी, फैक्टर कितने होते हैं? आर R. एनपीआर का फॉर्मूला क्या है? लो, देखो जितना बताया उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हो गए हमारे फिलहाल, आधे से ज्यादा।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, या नोट करना चाहो कर सकते हो। चलो इसके बाद देखते हैं, 8 तक हो गया, 9th। देखो, 9th बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 9th -1 और 6 दोनों आ रही है सर। हाँ जी, अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ जो वो समझना। मैं एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जिस ट्रिक से अभी आने वाले बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आसानी से, और आपको उसी ट्रिक से करने हैं। ये क्वेश्चन उस ट्रिक को एक्सप्लेन कर देगा आपको। नई ट्रिक क्या, जो 11th में मैथ्स था उनके लिए भी। देखो NP4 का मतलब क्या है, n 4 फैक्टर लेंगे, सीधा सा 4 फैक्टर लो, n n-1 n-2 n-3, 4 है ना, 4 फैक्टर लिए, 1 2 3 4 12। अब यहाँ NP2 है तो 2 फैक्टर लेंगे, n n-1। ऑब्वियसली ये दो टर्म इस दो टर्म से कट जाएंगी, वैल्यू आ गई n-2 n-3। अब ध्यान रखना, हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ करेंगे ना, हम सब में प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, कंसेक्यूटिव हो गए ना, या तो 5 है तो 6 होगा, 6 हो तो 7 होगा, 7 है तो 8 होगा, ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 12 को भी ना हमेशा 12 की जगह कोई और नंबर है, मान लो 30 आएगा, 42 आएगा, उन सबको भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिख सकते हो, लाइक 4 into 3 ऐसे। यहाँ पे 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 3। समझ में आ रहा है? 12 को 4 into 3 लिख दिया मैंने, यहाँ n-2 n-3 बच गया। अब इसमें क्या है, डायरेक्टली आप कंपेयर करो, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली n-2 की वैल्यू कितनी होगी, 4, एंड क्वेश्चन सॉल्व। और कोई फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आप कहोगे सर क्या इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप n-3 को 3 से कंपेयर करोगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर आपके लेफ्ट साइड में है, दो कंसेक्यूटिव नंबर आपके राइट साइड में है, आप उनको डायरेक्ट कंपेयर करके आप उनका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा यूनिक होता है। समझ रहे हो बात? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज यूनिक। तो इधर अगर 12 है तो इधर भी 12 ही आना चाहिए, तो n की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली नजर आ रहा है 6, 4 और 3 ही चाहिए मुझे, तो आपको आंसर हो जाएगा 6। ये ट्रिक समझ लो, क्योंकि अभी थोड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उनमें मैं डायरेक्टली यही ट्रिक लगाऊंगा कि डायरेक्टली सिर्फ कंपेयर करूंगा। ठीक है, अगर हम पूरा सोल्व करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हो, जो मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वालिटी की विषय बनेगी, इसमें दो वैल्यू आएंगी n की, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, हो सकता है एक नेगेटिव और पॉजिटिव ही आएंगी, हर बार याद होगा। तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव वैल्यू ही आपको लेनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि आप करते, आपको करना नहीं चाहिए वो, डायरेक्टली यहाँ से कंपेयर करो क्वेश्चन सॉल्व। ओके, यस सर। तो इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। आने वाले अभी 3-4 क्वेश्चन है, सारे इसी से करूंगा मैं, ऐसे वाले क्वेश्चन कंपेयर करके। कर लिया ये नोट? Yes sir. अब देखो कुछ नंबर 10 देखते हैं पूरा। 5 सर। 5 sir. 5 देखो क्लियर है यहाँ भी। देखो 10th में NP3 क्या लोगे, n n-1 n-2 तीन फैक्टर लिए, रेशियो NP2 दो फैक्टर लेंगे, n n-1। ये रेशियो आ गया इन दोनों का, इक्वल टू मुझे क्या दिया मैंने, 3:1। सबको समझ में आ रहा है ना कि NP3 क्या है, ये है n n-1 n-2 तीन फैक्टर, NP2 क्या है, n into ms1, दो टर्म कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई, n-2 इक्वल टू 3, इट मींस n इक्वल टू 5। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तो है ही नहीं। ये मतलब कैलकुलेशन तो नाम मात्र की है बस, हाँ जी कैलकुलेशन करनी है। हाँ जी नोट कर लो इसको 10th को, और मैं आगे कराता हूँ तब तक। अरे 11th का भी है। ये शायद बी होगा, इमेज कर देता हूँ। देखो 11 देखो, 11 में दिया हुआ है MnP2,
देखो एम एन प्लस P2 वाले दो फैक्टर लेंगे, कौन कौन होंगे? एम एन, एक तो होगा एन प्लस एन और एक क्या होगा? एम प्लस एन माइनस वन। ओके, दो फैक्टर हो गए ना इसके। अब इक्वल टू 56 है, 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 इंटू 7। ओके, समझ में आ रही है बात? जो मेरे को ये दिया हुआ है एम एन प्लस एन P2 इक्वल टू 56, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर कंपेयर करते, वही सेम चीज कंपेयर करूं तो देखो ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब एम प्लस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। ऐसे ही दूसरा देखो, दूसरा मुझे क्या दिया हुआ है? m माइनस एन P2 इक्वल टू 30। इसको क्या लिख सकते हैं? m माइनस एन, m माइनस एन माइनस वन, उधर है 30, 30 में 6 इंटू 5। तो ऑब्वियसली यहां से इसको कंपेयर करें तो m माइनस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। अब इनको ऐड कर दो, n कैंसिल, 2m इक्वल टू 14, m इक्वल टू 7। n की 7 है तो फ्रॉम 1 अगर मैं ले लेता हूँ इसको, सर समझ नहीं आया। एक एन की वैल्यू 1 आएगी। बी आएगा सर। एक मिनट, जिसको समझ नहीं आया वो बात करना। क्या कोई पहला रिलेशन समझ में आया? ये बताओ पहले तो, ये क्या लिखा मैंने? एक बार स्टार्टिंग से समझा दो ये वाला नहीं, क्वेश्चन। ये नहीं वो मैं समझाता हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको समझ में आया कि m प्लस एन माइनस वन कैसे लिखा है mn प्लस P2 को? तो ये बताओ, ये No, चीज क्या दो फैक्टर लेंगे ना, तो मैंने क्या किया? दो फैक्टर लिख दिए। ये यहाँ पे बात क्लियर है निधि? यस सर। अब 56 को मैं 8 इंटू 7 लिख सकता हूँ, ये बात भी क्लियर है? यस सर। m प्लस एन बड़ा नंबर है, इधर 8 बड़ा नंबर है, दोनों को कंपेयर करूंगा तो 8 लिख सकता हूँ। देखो कंपेयर कर, ऐसे ही दूसरे पे आ जाओ। mn माइनस P2 इक्वल टू 30 है, तो mn P2 वाले दो फैक्टर लेने, कौन कौन से? पहला एक तो वही आएगा m माइनस एक, उससे कम हो जाएगा। ये भी क्लियर है? यस सर। तो 30 को क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 5। ओके, तो अब बताओ m माइनस एन की वैल्यू क्या होगी दीदी? m माइनस एन की वैल्यू क्या होगी दीदी? m माइनस एन की वैल्यू क्या होगी? 6 हो जाएगी ना। जैसे यहाँ पे m प्लस एन की वैल्यू 8 थी, ठीक है, तो वैसे ही m माइनस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी ना। हाँ। तो m माइनस एन की वैल्यू क्या आ गई? 6। ये दो नंबर आ गए। अब दो लीनियर इक्वेशन बन गई, आप उसको सोल्व कर सकते हो, ऐड करके सोल्व कर सकते हो उनको। आगे बताओ। ओके सर, आ गया। बस ये कंपेयर, तभी तो कह रहा हूँ, वो जो पिछला क्वेश्चन कराया था 9th, उसमें ये ट्रिक यूज करनी थी बस हमें। अब देखो सेम इसके जैसा क्वेश्चन मैं ना 11th है ना, 13 करा रहा हूँ। पहले एक बार 13 कर लेते हैं। एक बार 13 देखो, 13 और 11 में कोई फर्क है? 13 पहले कराता हूँ। 13 में क्या कोई फर्क है 11 और 13 में? नो सर। नो सर। करके बताओ। ये यहाँ क्या होगा? देखो n1 प्लस n2, n1 सॉरी ये n है, m बन गया कर दो, n2 माइनस 1, दो फैक्टर लेंगे इक्वल टू 132। 132 क्या होता है? 12 इंटू 11 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब n1 प्लस n2 की वैल्यू सर कितनी होगी? n1 प्लस n2 माइनस 1 आएगा ना? हाँ जी प्लस आएगा, सॉरी, ठीक है। हाँ निधि, n1 प्लस n2 की वैल्यू क्या होगी? N1 की सर 9 N2 की 3। नहीं बहुत तो ठीक है। निधि जरा आप बताओगे n1 प्लस n2 की वैल्यू क्या होगी? निधि 12 सर। क्या वैल्यू होगी बेटा n1 प्लस n2 की? 12। 12, बिल्कुल सही। ऐसे ही दूसरा कर लो, दूसरी इक्वेशन यहां से क्या हो जाएगा? यहाँ पे n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 माइनस 1 इक्वल टू क्या है? 30। 30 में 6 इंटू 5, तो n1 माइनस n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अब दोनों को ऐड कर दो, 2n1 इक्वल टू 18, n1 इक्वल टू 9। n1 की वैल्यू अगर 9 है तो n2 की वैल्यू क्या आएगी? फ्रॉम 1 लेना चाहो तो यहाँ से 14। देखो, 3 सॉरी 6।
3. 9 plus 8 is 12. N2 equal to 12 minus 9, 3. ओके, Yes, sir. ये इससे कैसे करना था। तो देखो 11 और 13 दोनों सेम है, और वो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उससे करोगे तो बहुत आसानी से डायरेक्टली, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन करने के बाद तो आपको डायरेक्टली नजर आ जाएगा यहाँ पे कि ये n1 प्लस n2 है ना, तो यह 132 है, तो 132 12 into 11 होता है, तो ऊपर वाली वैल्यू उसके इक्वल होती है। डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हो बड़े नंबर से, आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं कर रहे हैं। गेटिंग मी? Yes, sir. डायरेक्टली यहाँ से देख के बता सकते हो फिर आप। Yes. अच्छा, इसको नोट कर लो आप, और मैं फिर 12th क्वेश्चन का आता हूँ मैं आपको। हाँ जी, 12th क्वेश्चन में ना हिट एंड ट्रायल से कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ फैक्टर्स हमें आर नहीं पता कितने हैं, तो हिट एंड ट्रायल से कर लो। 5p3 की वैल्यू निकालो, 5p3 5p जो भी है उसको वैसे निकालो। 20. तो 5p3 5p3. अगर निकालता हूँ तो आएगा 5 into 4 into 3 and that is 16। 2 आ रहा है सर, 60. फिर भी ये आंसर आ गया 3। 5p3 की वैल्यू 60 है, 5p2 की नहीं होगी, 5p2 तो 5 into 4 20 होगा। ओके, तो ये 12th हो गया आपका। इसके बाद आ जाओ 14th पे। 14th देखो, 14th में कितने लेटर्स हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। वो अगर 8 लेटर्स को अरेंज करना है, वो भी रीअरेंज। देखो यहाँ एक वर्ड का गड़बड़ करता है, ये रीअरेंज लिखा है। रीअरेंज का मतलब है कि कंप्यूटर को एक्सक्लूड करना है, समझो इस बात को। रीअरेंज नंबर रीअरेंज कर रहा है, मतलब कंप्यूटर जो वर्ड खुद बना हुआ है ना वो एक्सक्लूड है, ठीक है। पर वैसे हम बात करते हैं फिलहाल टोटल कितने बनेंगे। चलो 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स पे सभी को लेना है, 320। तो क्या आएगा 8p8 आएगा, क्योंकि 8 के 8 लेटर लेंगे हम, अरेंज करेंगे। सी की जगह एम, एम की जगह सी, ओ की जगह यू, यू की जगह टी, टी की जगह ई, कुछ भी कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं। कितनी जगह से कर सकते हैं? 8p8, इट मीन 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 40320। लेकिन यहाँ पूछा गया रीअरेंज। रीअरेंज में कंप्यूटर को खुद जो एक अरेंजमेंट है, खुद एक अरेंजमेंट है, उसको माइनस करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे, तो आंसर आएगा 40319। ये यहाँ पे ध्यान रखना, रीअरेंज वर्ड लिखा है तो 1 माइनस करते हैं। अगर रीअरेंज नहीं लिखा होता, सिर्फ कर लिखता कैन बी अरेंज, तो 1 माइनस नहीं करेंगे। बस ये बात जरूर ध्यान रखना यहाँ पे। 14th में इस सर बात का नीचे R8 क्यों लेट करा हमने इसमें, हमें क्या पता 8 है। गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसने क्या लिखा है? ऑल द लेटर, सभी लेटर 8 के 8 ही तो अरेंज करने हैं। सर हाँ जी, अगर कोई वर्ड डबल हो तो डबल हो तो डिवाइड करेंगे, वो मैं बताता हूँ, अभी क्वेश्चन आएगा उसका भी। अगर मान लो डबल हो तो चलो मैं उस चीज को भी यहीं समझा देता हूँ, क्वेश्चन आए ना आए। अगर मान लो इसी के केस में कोई डबल आ जाता है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। सर रीअरेंज लिखा तो खाली 1 ही माइनस करेंगे। हाँ जी, वहां 1 खुद को माइनस कर देंगे ना, रीअरेंज कर रहा है, अपने वाले अरेंजमेंट को माइनस करना है बस, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। मान लो एक वर्ड है मैथमेटिक्स, इसको मैं ना ये नोट कर लिया यहाँ तक वैसे सबने? Yes, sir. सर। मैं एक बार फ्रेश स्क्रीन पे करा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है, वो बुक में आएगा नहीं मेरे ख्याल में, पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मान लो वर्ड है मैथमेटिक्स, इस मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं? देखो 1 2 11. 3 4 11। तो 11 के 11 लेटर्स को अगर हम रीअरेंज करें, क्योंकि टोटल हमारे अरेंज पूछे, तो क्या आंसर आएगा? 11p11, इट मींस 11 फैक्टोरियल, ये है। बट यहाँ पे क्या है, 11 फैक्टोरियल में, 11 फैक्टोरियल में m जो है ना वो 2 बार है, a जो है ना वो भी 2 बार है, और t जो है वो भी 2 बार है। m, a और t 2 बार है। अब एक बात बताओ, ये मैथमेटिक्स वर्ड्स में इस m को इस m से रिप्लेस कर दूं
तो क्या नया अरेंजमेंट माना जाएगा? ये नहीं माना No. जाएगा। लेकिन अगर m को a से रिप्लेस करूं, बाकी सब कुछ सेम है, तो नया अरेंजमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो जो सेम नंबर है उनको आपस में शिफ्टिंग होती है सिर्फ, तो वो न्यू अरेंजमेंट नहीं होते, कभी नहीं होते। इसीलिए उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। या m 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, a 2 बार है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, t 2 बार है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो वहां पे क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है उतने ही टाइम्स, उतने ही फैक्टोरियल से जितनी बार वो वर्ड लेटर आता है। मान लो एक वर्ड होता है मैथमेटिका, मैथमेटिका। अब मैथमेटिका में m तो 2 बार है, a 3 बार आ गया आपके पास, और t 2 बार है। तो अब क्या आंसर होगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 बार है, ये 3 बार है और ये 2 बार है। तो उतने ही फैक्टोरियल से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर कोई लेटर सेम है तो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। रहेगा ये टोटल अरेंजमेंट ही कि 11 के 11 को ही आपने अरेंज किया। ओके, Yes, sir. तो इसको नोट कर लो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर लेटर को रिपीट हो रहा है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, अदरवाइज नहीं करना। तब तो आंसर 11 p 11 n p n जो भी होगा n फैक्टोरियल वही आंसर आएगा। नोट कर लो इसको भी। इसके बाद देखते क्वेश्चन। हाँ जी, 13 14 तक हमारे हो गए, 15 देखो। तो 15th में क्या दिया है? वो कह रहा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, वही सेम है। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा केसेस देंगे, आप थोड़ा ध्यान से अरेंजमेंट करना कि किस तरीके से डबल वो। बोल दो सर। हाँ जी, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े से स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखें कुछ ना क्या रहता है। देखो 15th में द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर, ये है वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। देखो वोवेल्स पहली बात तो है कितने? देखो ए आई यू एंड ई, 4. ए आई यू और ई, इन चारों को मैंने रस्सी से बांध दिया, टेप लगा के एक डब्बे में बंद कर दिया मान लो। तो ये डिब्बा जो बंद हुआ ना हमारा बॉक्स, इस बॉक्स से हमारा एक तरह एक लेटर बन गया, नया लेटर बन गया। ए आई यू इज वन सिंगल लेटर, क्योंकि साथ साथ रहेंगे, तो उनको क्लब कर दिया हमने। इसके अलावा कौन कौन बच गया हमारे पास? एफ बच गया, एल और आर। अब बताओ ये कितने लेटर है टोटल? 4. 4। इसको 4 काउंट करेंगे। अब इस 4 को हम इंटरचेंज करें, इंटरचेंज मींस तो कितने लेटर आप बना सकते हो? 4p4 है ना, 4p4। बट एंड, अब एक एंड का सीएस आ रहा है, ये ए आई यू ई भी तो आप पोजीशन बदल सकते हैं। आई की जगह ए की जगह यू की जगह आई की जगह ई भी तो आ सकता है। तो ये फोर्स भी आपका बॉक्स के अंदर भी इंटरचेंज हो सकते हैं, बॉक्स के अंदर ही ग्रुप में ही इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इसको 4p4 से और क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 24 576। ये आपका सर आंसर। एक हाँ बार जी। रिपीट करना सर। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कहा कि वोवेल्स कम टुगेदर, तो वोवेल्स को हम क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। हमने क्या किया? जैसे फेलियर वर्ड में 4 वोवेल्स हैं, ए ई यू ई। देखो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। तो ए ई यू ई 4 हमारे पास लेटर में, इनको क्लब बना दिया, एक लेटर बना दिया। ठीक है, तो अब वो कराएगी तीनों चारों एक साथ रहेंगे, एक एफ एल और आर। अब इसको रीअरेंज करें तो कितने तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि 1 2 3 4, अब 4 लेटर को घुमाना है, तो कैसे घूमेंगे? 4p4। यहाँ पे क्लियर है ना मन? पहले तो यस सर। अब ये बॉक्स के अंदर भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना। मान लो ये एक मैं अरेंजमेंट लिख रहा हूँ, मान लो ये ऐसे आ गया एफ ए आई यू ई और एल आर, एक ये अरेंजमेंट है। अब मैं इन तीनों को तो ना चेंज करूं, इन चारों को चेंज करूं बॉक्स के अंदर ही, तो 4 फैक्टोरियल चेंज होंगे ना, अंदर होंगे ना चेंज। 4p4 अंदर ही अंदर चेंज करूं तो। हेलो नमन? यस सर यस। तो आप इस 4 फैक्टोरियल को क्या करोगे? एक्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई करोगे।
तो आपका आंसर आएगा 5 7, क्योंकि ग्रुप के अंदर भी अरेंजमेंट हो रहा है और ग्रुप के बाहर भी अरेंजमेंट हो रहा है। तो ग्रुप को तो हम एक लेटर मान के चल रहे हैं, तब अरेंजमेंट होते हैं फैक्टोरियल 4। ग्रुप के अंदर करते हैं तो फैक्टोरियल 4 और हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके नमन, ओके सर, ओके। नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फिर अगला करा रहा हूँ, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं। 6 7 दोनों एक ही जैसे हैं, 6 7। चलो आगे देखते हैं। सेवनटीन, हाँ जी 16 17 वो में ये है कि 10 एग्जामिनेशन है हमारे पास। 16 की बात कर रहा हूँ मैं। 10 एग्जामिनेशन पेपर्स हैं अरेंज in such a way that the best and the worst paper never come together। मैं कहूँ कि दो स्टूडेंट है जिनकी आपस में लड़ाई होती है, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। आप ऐसे समझो इस क्वेश्चन को, 10 स्टूडेंट्स हैं वहां पर ABCDEFGH, जिसमें 2 लड़के ऐसे हैं A और B जिनकी हमेशा लड़ाई होती है। तो वो कहता है कि दोनों साथ नहीं बैठने चाहिए, जिनके बीच में एक स्टूडेंट बैठे, 2 बैठे, 3 बैठे, फर्स्ट और लास्ट बैठा हो, जो मर्जी हो, पर दो साथ नहीं होने चाहिए। तो कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है? ये क्वेश्चन और ये वाला 10 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सेम है। तो मान लो, पहले तो ये बताओ टोटल कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं? हाँ जी नमन बता। 10 पेपर है, 10 के 10 को अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस तरह 10 फैक्टोरियल, टोटल अरेंजमेंट जो है वो 10 फैक्टोरियल हो सकता है। ये आ गया हमारा टोटल। सर टोटल में से जो साथ रहने वाले हैं उनको माइनस कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गया। तो अब देखो, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ए और बी मान लो लड़ते हैं हमेशा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी को तो इकट्ठा बैठा देता हूँ। क्या अभी देखो कि एक साथ अगर बैठे हैं तो इनमें से कितने हो सकते हैं? तो ए और बी के अलावा कितने बच्चे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 और स्टूडेंट है। 8 पेपर हो रहे हैं, 8 स्टूडेंट हो रहे हैं, टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 9 हो गए। तो 9 को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो 99। हाँ, तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ वेज when A and B comes together। ठीक है, comes together तो क्या होगा? तो आपके टोटल तो हो गए 9 फैक्टोरियल, लेकिन इन 9 फैक्टोरियल में नमन ध्यान, ए बी ग्रुप है, ग्रुप के अंदर भी क्या हो सकता है? अरेंजमेंट हो सकता है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जैसे पिछले क्वेश्चन में ग्रुप के अंदर कितने थे? 4 लेटर थे, तो 4 लेटर के अरेंजमेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई किया था हमने? 4 फैक्टोरियल से। ऐसे ही इनका भी ए बी और बी भी तो हो सकता है ना, पहले ए बी बैठा हो या बी बैठा हो, हर जगह ऐसे हो सकता है। इसलिए 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे निकालना है नेवर कम टुगेदर। तो जब नेवर कम टुगेदर का केस होता है तो टोटल में से कम टुगेदर कर देंगे। कम टुगेदर कर देंगे। तो टोटल हमारा है 10 फैक्टोरियल और ये हमारा 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर 10 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल इंटू 2 हो गया ये। अब मैंने 9 फैक्टोरियल तो हो गया कॉमन, अंदर कौन रह गया? 10 माइनस 2 एंड दैट इज 9 फैक्टोरियल इंटू 8। कौन सा ऑप्शन है? ये 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। हाँ जी बोलो, आई बात समझ? दो ये लास्ट में क्या सर किया सी आपने सर? आंसर कैसे आया? ए नहीं आएगा आंसर। देखो ए आना चाहिए। एक बता देता हूँ मैं कैसा है। 9 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल के बाहर है ना,
तो 8 फैक्टोरियल के बाहर यहाँ पे तो है बेटा, देखो 9 फैक्टोरियल है ना, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 8 9 फैक्टोरियल। 2 के आगे भी तो फैक्टोरियल था ना। वो तो 2 फैक्टोरियल 2 ही तो होता है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? यस सर। फिर 2 होते हैं और 9 फैक्टोरियल हम कॉमन लेंगे ना बेटा, ये सेम है। सर हाँ जी, सर आपने ए बी को 2 लेट कराया, जैसे 1 लेट कर लिया, इकट्ठे हो गए ये दोनों। सर ठीक है। इसमें कहाँ क्या रखा है सर कि हम दो ही को इकट्ठे मानेंगे? तो देखा तो है, इसे पूछ तो रहा है। वो कह रहा है नेवर कम टुगेदर। सबसे बढ़िया बच्चा ए है, सबसे बेकार बच्चा बी है। वो कहता है नेवर कम टुगेदर, वो दोनों साथ नहीं आने चाहिए। मैंने क्या किया, पहले टोटल निकाला और ये देखा कि साथ कितनी बार आ आते गया हैं। सर, समझ आ गया। फिर टोटल में से जो कम्स टुगेदर वाला केस है माइनस किया तो नेवर कम टुगेदर वाला आ जाएगा ना केस। ओके सर। हाँ जी, और बताओ जी, कुछ देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि 17 का आंसर यहीं से निकलेगा। सर सेम है वो तो। हाँ जी, सेम कैसे है देखो, ये नोट कर लिया सबने, पहले ये बताओ। यस सर। तो देखो 17 का आंसर कैसे निकालेंगे। देखो 17 क्वेश्चन क्या होगा, 16 की जगह मैं लिख रहा हूँ 17। यहाँ पे 10 की जगह क्या दिया हुआ आपको, n दिया हुआ है। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, देखो यहाँ पे n, यहाँ पे n, यहाँ पे n, तो n फैक्टोरियल आपका आंसर आ गया टोटल। तो फिर कहता है नंबर ऑफ वेज व्हेन a एंड b कम्स टुगेदर। तो 9 क्या हो गया, कम हो गया ना, तो 9 की जगह क्या आ गया हमारा n-1, और यहाँ पे कितना है 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, n-1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। फिर कहता है नेवर कम टुगेदर, तो क्या है देखो कैलकुलेशन, 10 फैक्टोरियल इट मींस n फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी n फैक्टोरियल को लिख सकते हो आप, n-1 फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल इनटू 2। यहाँ पे भी आप n-1 फैक्टोरियल क्या ले सकते हो कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा n-2। यही आपका आंसर है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ नंबर 10 की जगह 9 दे दिया है, यही आंसर है, इट मींस बी। तो आप इसको एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, एज ए फॉर्मूला, एज ए स्पेशल केस आप याद कर सकते हो कि कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स हैं, 2 बच्चे कभी साथ ना आए, कितने तरीके हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हो 24 फैक्टोरियल और उसको n-2, ठीक है 23, तो 23 इंटू 24 फैक्टोरियल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सर 17 का तो ए नहीं आना चाहिए। हाँ जी, ए आएगा। ये आएगा, वो मैंने गलत कर दिया, सॉरी, यस ये आएगा, वो मार्क मैंने छोड़ा, ये आएगा। तो देखो 16 और 17 दोनों सेम थे। अब इसको भी नोट कर लो, 16 से 17 हो गया। हाँ जी, कर लिया, क्लियर कर दो स्क्रीन, नेक्स्ट देखें। यस सर। अब 2 मिनट के लिए 18 19 कितने 23 लगा ना, 5 क्वेश्चन रह गए और बड़े आसानी से कर लेंगे हम तो जल्दी। हाँ जी 18 बताओ। बी आएगा। ओके, कैसे, देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 P3। हाँ 12 P3, क्योंकि 3 पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए एक निकालना है, 3 अरेंजमेंट करने ना, 3 पोजीशन देनी है, तो क्या आएगा 18 में 12 P3, और 12 P3 की वैल्यू कितनी होती है आप सबको मालूम है, 12 P3 होगा 12 इंटू 11 इंटू 10, इट विल 1320। अब वो कह रहे हाँ ये क्वेश्चन आना है, चलो 19 देख लेते हैं। नाइनटीन भी अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, इसमें मैं कोई ट्रिक एक करवा दूंगा, अगर ट्रिक कर लेना याद है तो देखते हैं, पहले पूरा समझा देता हूँ फिर ट्रिक बाद में बात करेंगे। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक बार कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, पहले तो ये बताओ। 2 4 6 8 को विदाउट रिपीटेशन लेना है, मतलब वो कि फिर बात- से रिपीट नहीं होने चाहिए। हाँ फिर आगे क्या पूछा है,
वो Four कितने digit नंबर number बनेंगे? वो कितने फोर नंबर डिजिट बनेंगे? नंबर का सम लेना है। हाँ, फिर उनको ऐड भी करना है। देखो हाँ क्वेश्चन जी क्या सर। कह रहा है ये 98, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सम ऑफ ऑल, एक पहली बात तो कह रहा है कि 4 जी से कितने नंबर बनेंगे? 4 P4 4 फैक्टोरियल मगर 24 नंबर बनेंगे। अगर इनको रीअरेंज करें तो 24 नंबर में बना सकता हूं, जैसे कि 2468, 4628, 8642, 8624, ऐसे ऐसे करके मैं 24 नंबर बना सकता हूं। वो कह रहा है इन सबका सम बताओ। सब मतलब क्या है? पहले 24 के 24 लिखें फिर ऐड कर लें, करके देखें एक बार। थोड़ी मेहनत लगेगी पर समझने के लिए करना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ। वैसे मान लो एक नंबर लिखा मैंने ये 8642, ये इन 24 में से एक नंबर ये होगा। तो देखो मैं और लिख रहा हूँ, तो देखना जरा, समझाना मुझे। 2846 2 2 2 एक बार स्टार्टिंग से समझा दो, समझ नहीं आया, नेटवर्क चले गए। एक मिनट बता दें, एक मिनट बता दें। एक मिनट, टू और दिया तो 8, ये तो सेम आ गया। एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। चलो मैं दोबारा से भी लिखता हूँ, एक बार ध्यान है तो हो जाए ना। देखो क्वेश्चन ये है जिसको पूछा था बीच में, अच्छा कि देखो आप ये बताओ 2 4 6 8 का अरेंज करके रीअरेंज करके कितने नंबर बना सकते हो? तो वो है 4p4 4 फैक्टोरियल 24, तो 24 नंबर आप बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। ठीक है, अगर 24, हाँ 24 नंबर बना सकते हैं। अब वो करें इन सबको ऐड करो, टोटल बताना है आपने कितना होगा। तो मैं ना एक 24 नंबर लिख रहा हूँ, पूरे नहीं लिखूंगा पर आप ये समझो मैं 24 नंबर लिख रहा हूँ। तो मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो ये 2 4 6 8। तो आपको मैं लिख के गाता हूँ कि 24 नंबर लिखे कैसे जा सकते हैं। और देखो ये मैंने 6 नंबर लिखे हैं। इन 6 नंबर की स्पेशलिटी क्या है कि इनका जो यूनिट डिजिट है ना वो 8 6 टाइम आया। देखो ऐसे ही अगर मैं 6 को फिक्स कर दूं 6 बार, तो मैं बाकी नंबर भी लिख सकता हूं। देखो ये 6 बार, फिर 2 बार। देखो जितने नंबर मैंने लिखे हैं ना वो सब यूनिक है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा इसमें। ठीक है, और भी लिख के दिखाता हूं मैं आपको एक बार। देखो कोई रिपीट नहीं हुआ, और यहाँ पे लास्ट ग्रुप बनेगा। आपको लिखने नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो सोचो कि सर हमें भी एग्जाम में लिखने पड़ेंगे क्या? नहीं, ये तो सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आपको नहीं करनी। अब आपको अपने लिए नहीं करनी, ये कह सकता हूँ मैं। देखो ये 24 नंबर मैंने लिख दिए हैं, और ये सारे के सारे देखो ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा एक भी नंबर आप नहीं बता सकते जो मिस हो गया हो मेरे से। इसका आंसर डी आएगा। और डी, हाँ डी आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कंसेप्ट की। ये 24 लिख तो दिए मैंने, लेकिन कंसेप्ट क्या है?
कंसेप्ट देखो, जो यूनिट प्लेस है ना हमारा, यूनिट प्लेस में देखो 6 टाइम तो 8 आया है, 6 टाइम 6 आया है, 6 टाइम ही 4 आया है, 6 टाइम ही 2 आया है यूनिट प्लेस पे। इसका मतलब यूनिट प्लेस में 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 इन सबका सम जो है वो 6 टाइम आया है। तो यूनिट प्लेस का टोटल कितना होगा देखो करना, 20 है, 120। 120। ठीक है, यूनिट प्लेस पे ये यूनिट प्लेस की वैल्यू आ गई। अब जरा देखो 10 प्लेस पे, क्या 10 प्लेस पे भी सब 6 टाइम आए हैं? गिने एक बार, देखो 6 को गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिस्टम आया सेकंड उस पे भी, कॉलम में भी। इसका मतलब यहाँ पे 2 भी सिस्टम आया, 4 भी सिस्टम आया, 8 भी सिस्टम आया। तो इसका मतलब जो 10 प्लेस है ये तो हो गया यूनिट प्लेस, तो 10 प्लेस का भी सम कितना होगा 120। ठीक है ना। फिर आ जाओ 100 प्लेस पे, तो 100 प्लेस पे भी देखो 6 टाइम आया होगा, 4 गिन लो, 1 2 3 4 5, ये फैक्टर आ गया 4 5 7, ये यहाँ गड़बड़ कर दिए 6 4 4 6 है ना, यहाँ पे गड़बड़ करी है, 8 4 है तो 6 2 आना चाहिए यार, 2 आएगा। तो ये 4 नहीं यहाँ पे, ये वाले 4 है, तो ये भी 6 टाइम आएगा। तो इसका इन सब का भी सम कितना होगा 120। और जो लास्ट है उसमें अगर गिने 2 को 1 2 3 4 5 और ये 6, बाकी 2 नहीं, तो इसमें भी कितना है 120। अब खुद सोचो 1 2 3 4 कॉलम का सम कर रहे हो, इसका सम 120 है, तो 0 यहाँ लोगे, 12 कैरी, 120 प्लस 12 132, 13 कैरी, 13 और 120 कितना 133, 13 कैरी, 13 और 120 133। आ रही है बात समझ किस तरीके से लिखा? तो इन सब का कॉलम का सम तो 120 है। तो पूरा अगर मेथड से करें, पूरा कंसेप्ट की अगर बात करूं कैसे किया जा रहा है, तो इन 24 नंबर्स को लिख के मैंने ऐड किया है, और सबके देखो सभी कॉलम के सम वो सेम आ रहा है 120। तो उसको इस तरीके से कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन करोगे तो ये है। अब आप कहोगे सर एग्जाम में थोड़ी करेंगे हम ये, एग्जाम में कोई छोटा तरीका होना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है, ये 4 डिजिट नंबर है तो 4 बार 1 ले लो, 1 1 1 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, किससे मल्टीप्लाई करना है, कितने नंबर है हमारे ये 4 नंबर है ना। यस सर, 24 डिवाइडेड बाय 4 6 टाइम आ जाए। हाँ, टोटल नंबर हमारे कितने हैं 24। ठीक है, तो लेकिन हमें तो फॉर्मूला बनाना है ना एक वीडियो को। पहले आप इन सबका सम कर दो, एक तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 4p4 अपॉन 6 से, मतलब 4 नंबर है ना, टोटल जो होते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 से डिवाइड कर दो। अब सोल्व करो इसको, देखो क्या आता है। ये फॉर्मूला आ गया आपका डायरेक्ट शॉर्टकट। अब मैं जनरलाइज भी कर देता हूँ इसको, फिर सोल्व करके देखिए क्या इस ट्रिक से आ रहा है। ये तो क्या सम ऑफ ऑल डिजिट 1 4 बार लेना ही लेना है, 1 1 1 1 लेना है, 4 5 होंगे तो 5 बार 1 1 ले लेंगे। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 मतलब कि 24/4 करेंगे तो 6 इंटू ये कितना है 20 है ना, 20 इंटू 1 1 1 1। इन सबको आंसर को मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या 13320 आंसर आ रहा है मेरा इस ट्रिक से, इस फॉर्मूले से। क्या मेरा आंसर सही है? हाँ जी, सर 4 से क्यों डिवाइड करें? 4 से इसलिए करेंगे क्योंकि 24 बनेंगे ना, तो हर बार वो 4 से यस सर यही आ रहा है। 4 कॉम्बिनेशन है ना, इसलिए 4 से करेंगे। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, n फैक्टोरियल 4 नंबर है, n से डिवाइड कर दो,
सम ऑफ नंबर कर दो, a प्लस बी प्लस सी जितने भी नंबर है n तक, उन सबको ऐड कर दो और 1 1 1 लेना है आपको n टाइम्स। बस ये फॉर्मूला है इसका। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं, ये नोट कर लो एक बार, ये फॉर्मूला नोट कर लो, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n और ए बी सी डी जितने भी नंबर होंगे, 4 ही होंगे, बस भी n है तो n टाइम्स जितने भी नंबर होंगे और n टाइम ही 1 1 1 लेना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सर करो इसको। हाँ जी, सर ये जो आपने ये ऊपर एडिशन करी है बताना है पर कैसे करी है? बताता हूँ मैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, वैसे ये तो मैंने पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए आपको बताया है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कॉलम है, एक कॉलम में कितने नंबर्स हैं टोटल? 24 है ना, हर कॉलम में 24 डिजिट्स है ना, ठीक है। अब और हर डिजिट 6 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 टाइम हो रहा है, 8 भी 6 टाइम आ रहा है, 6 भी 6 यस टाइम। सर, इन सबका सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। यस बस तो 120 मान लिया कॉलम का सम, तो फर्स्ट कॉलम का भी सम 120 होगा, सेकंड कॉलम का भी 120, थर्ड कॉलम का भी 120, फोर्थ कॉलम का भी 120। तो सबका सम 120 अगर है तो इनको ऐड नहीं कर सकते आप आगे? बताओ। ठीक है। तो कैरी आगे जाएगा ना। फर्स्ट कॉलम में अगर 120 कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 0 आ गया तो 12 कैरी होगा ना। इन कॉलम का तो सम 120 है ही है पूरा, ये जितने भी 24 डिजिट्स होंगे। बताओ, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी, नोट कर लिया सबने? अब देखो, मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन आपको दूं बना के, अगर 1 मिनट, ये अगर नोट कर लिया हो आपने, एक क्वेश्चन देता हूं आपको। मान लो आपसे मैं कहूं 1 3 5 7 और 9, ये 5 डिजिट है। इन 5 डिजिट को रीअरेंज करके कितने नंबर बना सकते हो आप? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 120 नंबर। मैं कह रहा हूं इनका टोटल बताओ। चल 24 तो मैंने लिख दिए, चलो लिख दिए आप, चलो हमने पसीना बहा लिया, ठीक है। अब आप 120 नंबर लिख के क्या ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसके लिए ट्रिक आपको बताई है मैंने। क्या ट्रिक है? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5, इन सबका सम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और 1 1 1 1 5 टाइम्स। बस अब सोल्व करके देखो, 120 अपॉन 5 कितना होगा? ये 24। इन सबका सम कितना है? 10 और 10 20 25 और ये 1 1 1 1 5 बार। 25 इंटू 24 कितना आता है? ये होगा आपका 600। चलो 600 और ये आपका 1 1 1 1 1 5 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर ये है 66 लाख 66 हो गए। जो भी है ये आंसर। यस सर, यही आ रहा है। यस सर, ये यार है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो टिपिकल क्वेश्चन को भी। ये फॉर्मूला बुक में नहीं है जो मैंने आपको बताया, नोट कर लेना जरूर। ये फॉर्मूला बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये फॉर्मूले से क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ओके सर ये फॉर्मूला तो वहां लगेगा ना जहां पर रिपीटिशन ना दे रखे। हाँ, रिपीटेशन ना, क्वेश्चन यही वाला आता है, रिपीटेशन ना का, नॉन रिपीटेशन का ही क्वेश्चन आता है। रिपीटेशन के केस में तो परमुटेशन लगेगा ही नहीं, या लग जाएगा सर? क्यों परम्यूटेशन नहीं लगेगा? क्वेश्चन तो होगा ना। ऐसे कैसे होता है क्वेश्चन ही ना हो? मान लो वही क्वेश्चन ले ले एक बार, 2 4 6 8 वाला ही ले लेते हैं एक बार। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो कितने नंबर बनेंगे? पहले तो ये बताओ। रिपीटेशन अलाउड होगा अगर तो नंबर कितने बनेंगे? तो नंबर पता कितने बनेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, कितने नंबर बनेंगे? 4 इंटू 4 64 इंटू 64। इसका मतलब कितने बने? 4 4 ये हो गया आपका, हाँ जी 256। नहीं 61 2 कहाँ जाएगा? क्या बात कर रहे? सॉरी मैंने गलत किया 16 इंटू 16 आएगा ना, हाँ 256। तो 256 नंबर बनेंगे। जो वहां पे हमारे बन रहे थे कितने?
24। अब 256 बनेंगे रिपीटिशन अलाउ के केस में। अब 256 का सम निकालने को कहा जाएगा तो वो क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली ये भी किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं किया जा सकता, ठीक है। केसेस तो जितने चाहो उतने बना लो आप, ओके। यस सर। तो अगर ऐसे हम अगर किसी भी कसरत पे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाए, बहुत वास्ट एरिया है इसका। चलो ये 19 हो गया। अब आप बात करते हैं 20 की। हो जाएगा सर ये तो। चलो देखते हैं एक बार 20 में हो गया था नंबर ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 5000। एक बार 5000 से बड़े नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर जो फर्स्ट डिजिट है ना उसे 6 और 7 ही रख सकते हैं, 2 टाइम्स कर लेंगे। ठीक है 5 भी रख सकते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझ लो। देखो 4 डिजिट नंबर है तो 1 2 3 4 प्लेस लिख लो। पहले तो ये देखो 5000 से बड़े चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास 4 डिजिट यहाँ पे दिए हुए हैं 5 3 4 5 6 7। तो देखो ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि इस जगह पे 3 नंबर आ सकते हैं, या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है या 7। तो इस प्लेस को कितने वे से फिल कर सकते हैं? 3 वे से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन है, कई जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं वो सोचते हैं कि सर ये 3 और ये 3 क्या एक ही बात है? नहीं, ये और ये 3 अलग अलग बात है। ये 3 है नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से फिल किया। 5 आ सकता है, 6 आ सकता है या 7 आ सकता है। ये 3 यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान रखना। 3 वेज हैं ये इस जगह को फिल करने के लिए। अब इनमें से 5 6 7 में से कोई एक नंबर चला गया, मान लो 5 आ गया। अब कितने रह गए आपके पास? 4 1 2 3 4। अब इन चारों में से कोई भी नंबर यहाँ आए तो वो 5000 से क्या होगा? बड़ा ही होगा, क्योंकि पहले 5 आ चुका है। तो आजकल इस जगह को कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप? 4 टाइप से फिल कर सकते हो। अब मान लो कोई नंबर 3 चला गया, अब कितने रह गए? अगर 3 डिजिट, तो नेक्स्ट प्लेस को कितने टाइप से फिल करने की चॉइस है आपके पास? 2 चॉइस है, तो 2 और लास्ट में जो 1 रिमेनिंग होगा। सर बट डिजिट रिपीटेड है। हाँ जी डिजिट रिपीटेड है सर इसमें। नंबर ऑफ डिजिट इज रिपीटेड। नो डिजिट नंबर नहीं है, नो है। सर नंबर एनओ के आगे डॉट है। हाँ जी एनओ के आगे डॉट है सर क्वेश्चन में। नंबर डिजिट इज रिपीटेड। वो डॉट लिखा हुआ है, वो मिस्टेक है, बाय मिस्टेक है। आप नो ही मान के चलो, ठीक है। तो यार समझ गए, तो 3 टाइप से कर सकते हैं। तो बाकी के लिए 4, फिर बची 3 चॉइस और फिर बची हमारे पास 2 चॉइस। तो क्या आंसर आएगा बताओ? 3 इंटू 72 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया? ये 72 72 ही आपका आंसर है ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक बार हाँ जी रिपीट कर देता हूँ। पहला प्लेस बेटा कितने टाइप से फिल कर सकते हो? 3 चॉइस यहाँ के पास, 5 6 7 की चॉइस है, क्योंकि इसने कहा है नंबर ग्रेटर देन चाहिए 5,000। तो ग्रेटर देन 5 का मतलब या 5 आ सकता है, 3 और 4 तो आ नहीं सकते। 3 और 4 से नंबर स्टार्ट होगा तो छोटा हो जाएगा ना वो। तो 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यहाँ पे 7 आ सकता है। तो 3 चॉइस है। अब 5 6 7 में तो एक नंबर चला गया, तो बाकी बच गए 4 नंबर, 1 2 3 4। इन 4 में से कोई आ सकता है, ठीक है। फिर बच गए 2, फिर मतलब 3, 2 चले गए ना, 3 बच गए। तो 3 में से कोई एक आ सकता है, फिर कोई 2 में से कोई एक आ सकता है। तो ऐसे चॉइस निकाल करके हमने क्वेश्चन को। हाँ बताओ, आप बताओ अभी। डन सर। ठीक है अगला देखते हैं 21। वो भी Same कुछ ही है। इसके जैसे ही है। हाँ वो कह रहा है 4 डिजिट नंबर बनाने हैं 1 2 3 4, लेकिन डिजिट आपके पास है 0 1 2 3 4। एक बात बताओ, इस पहली जगह पे 0 आ सकता है? नहीं आ सकता सर। तो अगर 0 आएगा तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो 0 नहीं आ सकता, 0 को छोड़ दो। तो क्या बचे आपके पास? 4। इन 4 में से कोई भी आ सकता है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। अब मान लो इन 4 में से कोई एक आ गया, मान लो 3 चला गया। अब बताओ इस जगह के लिए कितने अवेलेबल हैं आपके? इसके पर देखो 1 2 3 4 आ सकते हैं। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ठीक है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 चला गया, तो ठीक है। अगर मान लिया मैंने 3 चला गया तो 4 में से कोई एक आएगा।
तो इस प्लेस को भी आप कितने तरह से फिल कर सकते हो? 4 Four. टाइम्स। नेक्स्ट के लिए फिर 3, 3. नेक्स्ट के लिए 3 बचेंगे, 2. आपका क्या आएगा 4 into 4 into 3 90. 96। 90. तो थोड़ा सा ना बस यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा ना आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको लगाना पड़ेगा कि वो जो पूछ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग एक जगह को फिल करने की कितनी चॉइस है आपके पास, उस चॉइस को, राइट चॉइस को लिखना है, नंबर ऑफ चॉइस को, और उसको मल्टीप्लाई करना है, बस। बाकी इस चैप्टर में वो कुछ नहीं है खास। चलो नोट कर लो इसको दोनों को। 22 और 23 है। The number of ways the letter of the word triangle can be arranged so that the word angle, वो कह रहा है एंगल साथ ही रहेगा, मगर एंगल के अंदर ए और एन भी नहीं बदलेंगे, वो कह रहा है ये फिक्स रहेगा एंगल। इसका मतलब जब एंगल को मैं अलग कर दूं, इस पे एक लेटर मान लूं, एंगल को एक लेटर ही मान लिया, तो बाकी कितने बच गए? टी, आर और आई। 24 अब आ इन गए। चार को अरेंज करना है, तो चार को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल 24। यहाँ हम ये एंगल 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि एंगल के अंदर के जो लेटर वो बदल सकते हैं। उसने कहा द वर्ड एंगल विल प्रेजेंट, मगर एंगल पूरा रहेगा ही रहेगा, एन और ए आपस में नहीं बदले जाएंगे, ये फिक्स है। ये फिक्स एक ही लेटर, जैसे ओम, जैसे हिंदी अल्फाबेट में हम ओम लिखते हैं, वैसे आपको पढ़ा होगा कि हिंदी अल्फाबेट में ओम कोई लेटर नहीं है, ओम एक कॉम्बिनेशन है, ओ, ऊ और एम का, ठीक है ना, तो एक ओम कॉम्बिनेशन है। जैसे एंगल एक कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन रहेगा ही रहेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल 24 आपका आंसर। गेटिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. चलो 23 देखते हैं फिर। If the daughter है can be so the vowel occupy the odd places, कंडीशन देखो, तो पहले कितने लेटर वहां पे गिन लें? 1 2 3 4 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 3 5 और 7, मतलब 4 पोजीशन ऑड पोजीशंस हैं, जिसमें क्या आना है? वोवेल्स। वोवेल्स कितने हैं हमारे पास? 3. 3. कौन कौन से? ए, यू और ई। अब बताओ इन 3 वोवेल्स के लिए आपके पास कितनी चॉइस है? मतलब 4 जगह है ना, 4, 1 2 Yes, sir. 3 4, तो इसका मतलब वोवेल्स कैन बी अरेंज 4p3, 4 में से किन्हीं 3 जगहों पे अरेंज कर देंगे, ठीक है। अब बाकी कॉन्सोनेंट कितने रह गए आपके? 5 है। 5. कौन कौन से 5 रह गए? डी लिख ले एक बार, डी, जी, एच, टी और आर। अब बाकी जो 3 जगह भर लेंगे ये, तो बाकी जगह तो 5 खाली रहेगी ना, उन 5 जगहों पे कितने कॉन्सोनेंट आएंगे? 5p5। क्वेश्चन सॉल्व। 4p3 कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2, 5p5 तो 5 फैक्टोरियल होता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 24 इंटू 120, तो कितना हो गया ये? 2880, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन सॉल्व। समझ रहे हो ना? 3 जगहों पे आ जाएंगे ना लेटर, मान लो ए यहाँ आ गया, यू यहाँ आ गया और ई यहाँ आ गया। अब ये 3rd नंबर की जगह खाली रह गई, कोई बात नहीं, खाली रहेगी, लेकिन इस पे कॉन्फिडेंट तो बैठ सकता है ना। अब भाई हमारी कंडीशन क्या थी? ए 1 3 5 7 में से किसी 3 जगह बैठेगा और वोवेल, तो कॉन्फिडेंट बाकी 5 जगह खाली रहेगी, उन 5 में से किसी भी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, नोट कर लो इसको भी। हाँ जी, अब तक देखो परमुटेशन जो ये था वो बिल्कुल सीधा सीधा परमुटेशन था। अब ना इस परमुटेशन में ना कंडीशन लगा रहे हैं, वैसे कंडीशन के क्वेश्चन हमारे आए हैं, पर कुछ और कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस को कहता है वो अप्लाई करो और फिर बताओ कि परमुटेशन कैसे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो यही है,
वो कह रहा है कि एक तो सर्कुलर परमुटेशन, इस सर्कल में हम अरेंज करें तो कैसे करते हैं, और अगर किसी एक को हम लेके जाएं या नहीं लेके जाएं, इंक्लूड, ये दो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो थ्योरम में डिस्कस करते हैं। और मेरे ख्याल में ये 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट है, ठीक है। तो 3 कंडीशन क्या क्या कंडीशन है इसके बारे में देखते हैं। सर हाँ जी बेटा। टेस्ट कब ले रहे हो, टाइम वैल्यू का आप बता रहे थे। हाँ टाइम वेरिएबल का इस सैटरडे को रख लेते हैं। ओके सर। सर हाँ जी। एक डाउट भी था एडिशनल क्वेश्चंस में। हाँ यस वो सर। मेरे को व्हाट्सएप भेज दो, मैं उनको सोल्व करके भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है बेटा। सर आगे मत कराओ, वही डाउट करा दो बस। बेटा पता क्या है, टॉपिक परमुटेशन आधा रह जाएगा और सिर्फ 3 केस बताने हैं, ठीक है। आप समझो इस बात को, क्योंकि जरूरी है। अगर अदरवाइज फिर कल पता क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे परमुटेशन अगली बार स्टार्ट होगा कॉम्बिनेशन, फिर आपका क्या होगा, मिक्स होगा नेक्स्ट क्लास में। परमुटेशन अभी आधा रह जाएगा, कॉम्बिनेशन मेरे को फिर नेक्स्ट क्लास में साथ साथ पढ़ाना ही पड़ेगा, और फिर पी और सी जब मिक्स हो जाएंगे ना, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो और अभी आपके पास 4 डेज है सैटरडे तक के लिए, तो 4 दिन में आप करोगे क्या, सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए, होमवर्क तो Okay, आपका sir. देखा जाए रहा ही नहीं। अच्छा, और डाउट्स आपकी बात कर रहे हो, मुश्किल से कितने डाउट्स होंगे आपके, 2-3 बस एक है। एक क्वेश्चन एक मुझे क्वेश्चन आप मुझे एक क्वेश्चन व्हाट्सएप भेज दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके बता दूंगा आपको। उस एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको अलग से टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं रिप्लाई करता हूँ, ऐसी बात नहीं करता, ठीक है। हो सकता है केवल लेट हो जाता हूँ मैं, लेकिन रिप्लाई करता हूँ। और अब मैं थोड़ा ये है कि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ गया हमारा, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको प्रायोरिटी पे सेम डे अराउंड, हो सकता है 1 और 2 आवर में, मेरी और जो भी क्लासेज होती है ना, उसके शेड्यूल से टाइम निकाल करके सेम डे में आपको सोल्यूशन दे दूंगा। अब फिर भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको लाइव व्हाट्सएप पे ही ऑन होकर के आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। जूम पे भी ले सकता हूँ, इंडिविजुअल आपकी क्लास में ले सकता हूँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो ट्राई करेगा ना, क्वेश्चन तो वही पूछेगा ना, जो ट्राई ही नहीं करेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो उसके लिए तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी बाकी स्टूडेंट्स को। तो मैं केस करा रहा हूँ एक बार, वो समझ लो। 3 केस हैं सिर्फ छोटे छोटे। एक है सर्कुलर। सर्कुलर में क्या होता है बेटा, सर्कुलर अरेंजमेंट अब तक जितने पढ़ा ना, वो लीनियर अरेंजमेंट था हमारा, एक लाइन में। लीनियर में क्या होता है, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एक होता है एंड पॉइंट। लेकिन सर्कल में ना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते ही नहीं है, वो एक ही पॉइंट होता है जो खुद स्टार्टिंग होता है, खुद ही एंड पॉइंट होता है। तो सर्कुलर में क्या होता है, मान लो यहाँ पे मुझे 5 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, मतलब 4 को करना है, PQRS को अरेंज करना है, तो मैं कर सकता हूँ एक लाइन में 4 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे PQRS के लिए ना मुझे एक पर्सन को यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। मान लो मैं कह रहा हूँ कि P को यहाँ बैठा दो, बाकी कितने सीटें रहेगी खाली, अब 3। अब 3 सीटें जो है ना, ये लीनियर की तरह हो गई, तो अब ये पता है 1 2 3 3 लाइन है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, P तो फिक्स हो गया। तो अब जो अरेंजमेंट होगा ना, पहले अगर 4 फैक्टोरियल हो रहा था, तो आपको 3 को अरेंजमेंट करना है आपने, किसको, Q को, R को, S को, तो हमेशा एक कम हो जाता है, n - 1 फैक्टोरियल आंसर आएगा। n ऑब्जेक्ट्स को अगर एक लाइन में अरेंज करते हो, लाइन में करते हो तो n फैक्टोरियल, सर्कल में करते हो तो n - 1 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि एक पर्सन को असाइन करके हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बना सकते हैं, और तब वो जो आपके अरेंजमेंट होंगे वो आपके डिफरेंट अरेंजमेंट माने जाएंगे। एक ये केस ध्यान रखना है, सिंपल सा केस है। सर्कुलर अरेंजमेंट में जब भी टेबल के चारों ओर बैठाएंगे, सर्कल में बैठाएंगे, तो 1 लेस करना है। 1 लेस क्यों करना है, उसका भी कारण है कि एक को असाइन करना है। अगर असाइन दिया हुआ है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको एक को असाइन करना पड़ेगा, एक पोजीशन कि ये यहीं बैठेगा, हेड ऑफ द फैमिली है, ये हेड ऑफ द टीम है। उसके बाद देखेंगे कि लेफ्ट में, राइट में, एक छोड़ के, 2 छोड़ के सीट पे कौन बैठेगा, तो उसके लिए अरेंजमेंट लीनियर की तरह होगा। तो n - 1 फैक्टोरियल हो जाता है उस एक पोजीशन की वजह से। दूसरी चीज ध्यान रखनी है इसमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखो जब एक पर्सन का अरेंजमेंट करते हैं, जब हम कहेंगे स्टूडेंट्स को बैठना है, तो उनके लिए देखो लेफ्ट और राइट 2 डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। लेकिन जब मैं बात करूंगा बीड्स की, हम कहेंगे माला बना रहे हैं फूलों की, ठीक है,
5 मतलब 10 फूल हैं, 10 फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनकी कोई बना रहे हैं, माला बना रहे हैं, हम कहें कि उसको अब बताओ कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो 10 फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिमेट्री होती है। सिमेट्री के केस में वैसे तो 10 फ्लावर्स के लिए केस क्या आएगा, 10 - 1 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल। लेकिन जहां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम होगा, जहां ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि आपका डायमंड्स हो गए, ठीक है ना, बीट्स हो गई, किसी भी जो भी चीज, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये 2 रूल आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो फॉर्मूला है हाफ n - 1 फैक्टोरियल, सर हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिमेट्री हो जाती है, उसमें आधे हो जाएंगे ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट सेम हो जाता है। लेकिन जो पर्सन होते हैं उनके लिए लेफ्ट और राइट अलग अलग डिफाइन होते हैं, ओके। इसलिए ऑब्जेक्ट्स के लिए लेफ्ट राइट डिफाइन नहीं होता है, लेकिन पर्सन के लिए लेफ्ट राइट डिफाइन होता है, तो इसलिए वहां पे हाफ से डिवाइड नहीं करते, यहाँ पे हाफ से डिवाइड करते हैं, ओके। एक तो है ये केस जो ध्यान देना है, दूसरा है ये 2 थ्योरम। 2 थ्योरम क्या कह रही है, देखो पहली थ्योरम कह रही है कि अगर नंबर ऑफ परमुटेशन n डिस्टिंक्ट है, r लेने हैं n में से r लेने, लेकिन वो कहता है पर्टिकुलर नॉट टेकन। एक बात आओ, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, मैं कहूंगी ये एक बच्चा बड़ा शरारती है भैया, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, 10 में से 4 को वैसे लेके जाना है, 10 में से 4 को लेके जाना है, तो एक ऐसा नोटी बॉय है जिसको नहीं लेके जाना, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, तो 10 में से टोटल में से कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 - 1 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा n - 1 PR। एक तो ये ध्यान रखना, अगर वो कहता है एक को नहीं लेके जाना तो टोटल में से उड़ा दो, तो 9P4 आ गया, ठीक है। लेकिन वो कहता है नहीं एक को जरूर लेके जाना है, ऑलवेज इंक्लूडेड। वो कहता है नहीं ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है भैया, इसको तो हमें लेके जाना ही जाना है, और बाकी जाओ चाहे ना जाओ। तब क्या करेंगे, तब हम 10 में से जो लेके जाना ही जाना है, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपको अरेंजमेंट 3 का करना है, 4 की जगह किसका अरेंजमेंट करना है, 3 का, एक तो चला ही गया, बाकी 3 रह गए ना, तो 10 में से भी कितने हो गए, एक कम हो गया। और साथ में क्या करते हैं, जो गया है पर्सन उसको उतना ही टाइम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर से, क्योंकि हमें अरेंजमेंट करना है उनका। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये r इंटू, वहां r से मल्टीप्लाई कर देंगे, r इंटू n - 1 PR -1। ये 2 केस है यस। अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, इन 4 केसों पे क्वेश्चन कैसे आएगा। सर r से मल्टीप्लाई क्यों किया? मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, वहां समझाता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है अभी, ये देखिए हम ऑप्शन नंबर है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन 6 और 7 देखते हैं पहले हम, ठीक है, उसके दोनों केस आपको समझ में आ जाएंगे। सिक्स और 7 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट of 10 different things taken for at a time one particular occur always occur, मतलब एक तो लेना ही लेना है। एक बात आओ, मैं कह रहा हूँ अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, नाम दे दिए मैंने ABCD EFGHIJ, ये 10 स्टूडेंट्स हैं। मैं कहा मेरे 4 ले लो आप, 1 2 3 4। मैंने कहा भाई H जो है ना भैया वो तो इंटेलिजेंट है, इसको तो लेके जाना ही जाना है, ठीक है। H यहाँ चल के आया, H के पास 4 सीटें खाली पड़ी हैं, उसके बाद कितने तरीके हैं इन चारों कुर्सियों पे बैठने के, ये बताओ पहले। 4 4 तो वो 4 सीटें पे भर सकता है, इसका मतलब 4 उसके पास ऑलरेडी मेथड है, ठीक है, जिनमें से एक मेथड मान लेता हूं कि वो यहाँ बैठ गया। बाकी कितनी सीटें रह गई आपके पास खाली? अब 3 सीटों को भरने के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? 9 9 हो गए ना, इनमें से 1 2 3 4 5, इन 9 में से कोई 3 बच्चे आएंगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो 9P3 यही होगा ना अरेंजमेंट, बताओ। यस सर।
बस यही फॉर्मूला है, यस सर। यही फॉर्मूला है, R इंटू n-1 PR-1, ये वहां फॉर्मूला दिया है। R मतलब कि 4, तो 4 9-1 R दोनों में से 1 कम हो गया, 10 में से भी और 4 में से भी। ये क्वेश्चन सॉल्व, इसको सोल्व कर लो। 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 क्या रहा है? 2016 ये आंसर। 2016। और ऐसी 7th क्वेश्चन में देखो, 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर, वो आएगी ही नहीं। 10 में से 4 में एक बच्चे को लेके नहीं जाना है, को नहीं लेके जाना, जो बड़ा शैतान बच्चा है। तो बाकी कितने रह गए? 9 में से 4 को लेके जाएंगे हम, तो क्या करेंगे? n-1 PR। हाँ, तो 9P4 कर देंगे। तो फॉर्मूले की बात करूं तो ये फॉर्मूला आ गया n-1 PR, पर यहाँ पे देखो तो 9P4, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, क्या आंसर आ रहा है? 3024। 24। तो ये आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी, और यहाँ पे आपका हो गया ऑप्शन बी। ये दोनों क्वेश्चन उन्हीं दोनों बेसिक जो थ्योरम्स है उस पर डिपेंड है। क्लियर है आप कॉन्सेप्ट कि वहां क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि उसको अरेंज भी करना है, ठीक है ना। यहाँ तो लेना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली टोटल में से एक माइनस कर दो, बस डन। डन। ओके सर। सर इसी 2 फॉर्मूले पे ये 5th भी एक्सरसाइज है। हाँ जी, हाँ जी, बस 2 इस सर्कल के ऊपर, बस अभी ये 2 हो गए। तो ये 2 क्वेश्चन में यही 2 हैं और है नहीं में से, ठीक है, ये 2 ही क्वेश्चन थे। और इस सर्कल के ऊपर है, सर्कल वाला बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देख के बताओ, कर सकते हो? 7 - 6 का फैक्टोरियल और 7 - 1 का फैक्टोरियल। 720 हो जाएगा सर। हाँ जी, देखो नंबर ऑफ 7 गर्ल्स है, रिंग में बैठाना है, तो ऑब्वियसली 7 - 1 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल, इट मींस 720। ये आंसर, सीधा सा आंसर है। अब देखो नेक्स्ट, द सर एक नंबर बार ऑफ, बताना। बेटा सर्कल जब मैंने बताया सर्कल में बैठाते हैं तो एक कम हो जाता है, n-1। हाँ जी, तो ये 6 फैक्टोरियल है। सेकंड में देखो कि the number of ways in which 7 boys sit at round table so that 2 particular boys may sit together। अब ध्यान से देखना सेकंड क्वेश्चन को, ये सर्कल रिंग है, 2 सिट टुगेदर, मैं कह रहा हूं ए और बी दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड है भैया, ये साथ ही बैठेंगे, ठीक है, साथ बैठा दिया। अब बाकी कितने स्टूडेंट रह गए? 5। 1 2 3 4 5। इन 5 जगहों को फिल करने के कितने मेथड होंगे? 5 n-2। नहीं, अब -1 नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है। मैंने क्या कहा, यहाँ ए बी तो फिक्स कर दिया ना, इसके अलावा 5 सीटें बची, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। अब आपको -1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट दिया हुआ है। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में, असाइनमेंट दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो एक को साइन करना पड़ेगा। इन 7 में से एक लड़की को फिक्स करना पड़ेगा, ए को, फिर बाकी 6 पोजीशन है उसमें आप अरेंजमेंट करोगे, इसलिए आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे ए बी मुझे दिया हुआ था कि ए बी के साथ बैठेंगे, मैंने कहा इन्हीं को करके चिपका दो यहाँ पे। अब बाकी बच गए 5, तो 5 का अरेंजमेंट करेंगे तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये ए बी और बी ए भी तो हो सकता है, मैंने कहा ना साथ बैठेंगे, तो ये जगह ए और बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है, तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 120 इंटू 2 240। 240 इस पे सिर्फ फॉर्मूला नहीं लगेगा सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना इसको। हाँ जी, बिल्कुल दोबारा कर देते हैं। देखो देखो, ये कहा गया है कि 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट में से ए और बी साथ साथ बैठेंगे। मैंने कहा यही बैठा दो, दोनों की कुर्सी साथ लगा दो, बाकी बच गई 5 कुर्सियां, 1 2 3 4 और 5। अब इन 5 पे कौन बैठ सकता है? बाकी 5, तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होंगे बेटा? 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है ऐसे, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका? 240। हाँ जी बताओ, आया समझ? सर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तो क्या आज बताओ, फॉर्मूला आपकी सिर्फ एक हेल्प कर सकता है सीधे सीधे क्वेश्चन में जहाँ केस नहीं हो। आप पिछला पूरी एक्सरसाइज हमने करी, उसमें कहीं हमें एनपीआर का फॉर्मूला लगाया एक बार भी?
जहाँ सीधा पूछा था वहां तो नहीं लगाया, जहाँ केस थे कि 5000 से बड़ा है, ठीक है ना, तो ये छोटा है, बिटवीन है, या कोई क्वेश्चन होंगे, हमने वहां कहीं भी लगाया, तो वहां कंसेप्ट ही लगेगा, फंडामेंटल ही लगेगा केस, ध्यान रखना। फॉर्मूला आप रट नहीं सकते। हाँ फॉर्मूला बना सकता हूँ मैं कि हाँ ये 5p5 कर दूं ज्यादा से ज्यादा, 5 फैक्टोरियल को इंटू 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ ज्यादा है तो कहता हूँ 5 को रेंज करना है, 5p5 लिख दो, ये आपस में 2 रेंज हो सकते हैं, 2p2 कर दूं। बात तो वही आ गई ना घूम फिर के। Yes. हाँ तो वो चीजें काम नहीं आती यहाँ पे ना, फॉर्मूला ज्यादा काम नहीं आता, क्योंकि केसेज होते हैं, जहाँ केस आएंगे ना, जहाँ सीधी वैल्यू निकालनी है, वहां मेरे 3 को रेंज करना है जी, तो 5p3 ये क्लियर है, वहां लिखा लो। जहाँ केसेज चलेंगे तो वहां तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, नोट कर लो इसको, फिर अगला करते हैं थर्ड। सर और मत कराओ, हाँ जी, सर और सर मत कराओ। मत कराओ। मेरे को 10 मिनट अभी है क्लास में, सर टाइम तो हो गया। टाइम हो गया, चलो ओके, फिर होमवर्क मिलेगा फिर आपको ये सारा, ठीक है। चलो फिर एक काम करते हैं, फिर आगे ट्राई करो बेटा जितने कर सकते हो। ये यहाँ पे परमुटेशन खत्म हो गया है, कॉम्बिनेशन रह गया है, तो अगली क्लास में देखते हैं, स्टार्ट करेंगे इन परमुटेशन के डाउट्स लूंगा मैं फिर 21 तक। क्वेश्चन ट्राई करो, जो डाउट्स होंगे बता देना, वही डाउट्स मैं ले लूंगा, और फिर कॉम्बिनेशन भी स्टार्ट कर देंगे फिर, ठीक है बेटा। एक काम ये कर लेते हैं। ओके सर। ओके सर। हाँ चलो ठीक है, ओके बाय Bye. sir. बाय। बाय सर। Bye. बाय। बाय।